तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो कक्षा 11 छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आपको इतिहास में टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम आपका होगा उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। तो हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्लास 11 इतिहास टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए इसमें मैं आपको 5 नंबर जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वह क्वेश्चन मैं बताऊंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट 5 नंबर के सभी प्रश्न रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अरबियों का क्या योगदान रहा। तो विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अरब लोगों का योगदान, ठीक ना, इसे लिख के डैश दीजिएगा। पहला पॉइंट्स देखिए, पूरे मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानी और रोम के विद्वान की कृतियों से परिचित थे, पर इन लोगों ने इन रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया था। मतलब पूरे मध्यकाल में जो ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान जो थे ना, यूनानी और रोम के विद्वान की कृतियों से परिचित थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, लोगों ने इन रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया था। अब देखिए दूसरा पॉइंट, 14वीं सदी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों के अनुवादों को पढ़ा। तीसरा पॉइंट देखिए, दूसरी ओर यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों की अरबी अनुवादित पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे और यूनानी विद्वान अरब और फारसी विद्वानों की कृतियों का अनुवाद कर उन्हें अन्य यूरोप देशों में प्रसारित कर रहे थे। ये ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित थे। तो इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए चौथा पॉइंट, टॉलमी के आलमगेस्ट में अरबी भाषा की विशेष उपपद अल का उल्लेख है, जो कि यूनानी और अरबी भाषा के बीच रहे संबंधों को दर्शाता है। पांचवा पॉइंट्स देखिए, स्पेन के अरबी दार्शनिक इब्न रुशद ने दार्शनिक ज्ञान और धार्मिक विश्वासों के बीच रहे तनाव को सुलझाने की चेष्टा की। उनकी पद्धति को ईसाई चिंतकों द्वारा अपनाया गया। आगे देखिए, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में कानून, चिकित्सा और धर्मशास्त्र विषयों का बड़ा महत्व था, पर धीरे धीरे इटली और अन्य यूरोप देशों के विद्यालयों में मानवतावादी विषयों को पढ़ाया जाने लगा। तो ये सारे पॉइंट से लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर इसमें मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यूरोप वासियों की खोज यात्राओं के बारे में बताइए। यूरोप वासियों की खोज यात्राओं के बारे में निम्न बातें हैं। तो देखिए, सन 1380 में कुतुबनुमा अर्थात दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हो चुका था, जिससे खुले समुद्र में यात्रियों को दिशाओं की सही जानकारी मिल सकती थी। लेकिन इसका इस्तेमाल 15वीं शताब्दी में ही जाकर हो पाया। मतलब दिशा सूचक यंत्र, कुतुबनुमा मतलब दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हो चुका था। जब 1380 में क्या हुआ था, इसका आविष्कार हो चुका था दिशा सूचक यंत्र, जिससे खुले समुद्र में यात्रियों को दिशाओं की सही जानकारी मिल सकती थी। लेकिन इसका इस्तेमाल कब से शुरू हुआ, 15वीं शताब्दी में ही जाकर हो पाया। एस्ट्रोलेब, दूसरा पॉइंट देखिए, एस्ट्रोलेब यह कुतुबनुमा का ही सुधरा हुआ रूप था। जो दिशा सूचक यंत्र था ना, उसी का ये क्या हुआ, सुधरा हुआ रूप था। यह अक्षांश जानने का एक उपकरण था, जिसकी सहायता से यूरोपीय नाविकों ने सुदूर देशों की समुद्री यात्रा संपन्न की। अब तीसरा देखिए, कागज़। मध्य युग में अरबों के माध्यम से यूरोपवासियों ने कागज़ बनाने की कला सीखी, ठीक ना। यूरोपवासियों ने क्या किया, कागज़ बनाने का कला सीखा। इससे पूर्व जानवरों की खालों एवं पेड़ की छालों का प्रयोग लिखने हेतु किया जाता था, मगर अब एक विशिष्ट प्रकार की घास की खोज की गई,
जिससे कागज़ बनाया गया। पहले क्या करता था, जानवरों की खालों और पेड़ों के छालों से लिखना प्रयोग किया था या फिर लिखा जाता था उसी में। और अभी क्या हो गया, एक विशेष प्रकार की घास का खोज किया गया और उससे कागज़ बनाकर हम लोग इसमें लिखते हैं। चौथा नंबर देखिए, यूरोप में पहले रोमन अंकों, ठीक ना, पहले क्या हुआ था, रोमन अंकों का वो लोग प्रयोग करता था। तो देखिए रोमन अंक यानी कि देखिए 1, 2, 3, 4 इत्यादि का प्रयोग होता था, जिससे गुणा भाग में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थी। बहुत सारे क्या होती थी, बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता था, यानी कि बहुत सारी कठिनाइयाँ आती थी गुणा भागा करने में। अरबों के संपर्क में आने से यूरोप वासियों को भारतीय अंक पद्धति यानी कि देखिए 1, 2, 3 का ज्ञान हुआ, जिसने गणित के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। अब देखिए पांचवा पॉइंट, 1477 ईस्वी में टॉलमी की ज्योग्राफी नामक पुस्तक पढ़ने से यूरोप वासियों को दुनिया के बारे में कुछ जानकारी मिली। टॉलमी ने बताया था कि दुनिया गोल है। ये 5 पॉइंट्स लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर दे दिया जाएगा। अगर आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा तो 5 पॉइंट्स अवश्य लिखिएगा, ठीक ना। अगर 3 नंबर का रहेगा तो आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। आगे देखिए 3वां नंबर, ब्रिटेन 1793 से 1815 तक कई युद्धों में शामिल रहा, जिसका ब्रिटेन के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए उत्तर, ब्रिटेन 1793 से 1815 तक कई युद्धों में शामिल रहा, जिसका ब्रिटेन के उद्योगों पर निम्न प्रभाव पड़ा। तो देखिए क्या क्या प्रभाव पड़ा। युद्धों के परिणाम स्वरूप देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, यानी कि पूरी जो युद्धों था ना, युद्धों का परिणाम स्वरूप देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, यानी कि पूरी नष्ट हो गई उसकी अर्थव्यवस्था। जब युद्ध होता है तब ये सब तो होता ही रहता है, इसीलिए युद्ध हमें नहीं करना चाहिए। अब देखिए दूसरा पॉइंट, यूरोप के साथ युद्धों के कारण उसका व्यापार वहाँ से अलग हो गया, ठीक है, उसका व्यापार भी क्या हो गया, अलग हो गया। व्यापारों के बंद हो जाने का प्रभाव वहाँ की फैक्ट्रियों पर भी पड़ा, जिससे वे उद्योग धंधे थे ने, और यानी कि वह कारखाने शीघ्र ही बंद हो गए। तो जाहिर सी बात है युद्ध होगा तो क्या हो जाएगा, उस वहाँ पे तो बहुत सारे फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, तो बहुत सारे धंधे क्या हो जाएंगे, ठप हो जाएंगे, और उसमें वहाँ के कारखाने बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। आगे देखिए, उद्योगों व कारखानों के बंद हो जाने के कारण वहाँ के मजदूर विवश हो गए और बेरोजगारी के कारण वे भुखमरी के शिकार होने लगे। 5वां पॉइंट्स देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था या आर्थिक बहिष्कार की नीति ने इंग्लैंड को आर्थिक संकट में फंसा दिया। वस्तुतः नेपोलियन इंग्लैंड के विदेशी व्यापार को समाप्त कर देना चाहता था। ये हो गया आपका सुंदर सा प्यारा सा उत्तर। चौथा नंबर देखिए, पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में ही क्यों हुआ। उत्तर देखिए, पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में ही हुआ क्योंकि इसके निम्न कारण थे। देखिए, इटली एक समृद्ध देश था। इटली में समृद्धि का कारण विदेशी व्यापार था। जो इटली था ना, वो बहुत ही समृद्ध देश था। इसका क्या कारण था जो समृद्ध था इटली देश, क्योंकि वह व्यापार वहाँ पे विदेशी व्यापार था, ठीक ना। आगे देखिए, इटली में पुनर्जागरण का एक कारण यह भी था कि यह प्राचीन रोमन सभ्यता का जन्म स्थल रहा था। आगे देखिए, इटली में विभिन्न जातियों का समागम था। इटली में क्या था, बहुत सारे जातियों के लोग रहते थे। नेक्स्ट देखिए, इटालियन स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप ने भी इटली में पुनर्जागरण के विकास में सहायता दी। आगे देखिए, इटली में ही समृद्ध नगरों की स्थापना हुई थी। जितने भी समृद्ध नगर थे वहीं पे स्थापना हुई थी। शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन किया गया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। देखिए 5वां नंबर, मेजी पुनर्स्थापना से पहले की वे अहम घटनाएं क्या थी जिन्होंने जापान की तीव्र आधुनिकीकरण को संभव किया।
उत्तर देखिए, मेजी पुनर्स्थापना से पहले की घटनाएं जिन्होंने जापान की तीव्र आधुनिकीकरण को संभव किया। उत्तर देखिए, 1वां नंबर देखिए, 16वीं शताब्दी तक जापान में किसान भी हथियार रखते थे, जिससे अराजकता का वातावरण उत्पन्न हो जाता था। इसलिए इस शताब्दी के अंतिम वर्षों में किसानों से हथियार ले लिया गया। अब मात्र समुदायी वर्ग के लोग ही हथियार रख सकते थे। इससे किसान अपना संपूर्ण समय और ध्यान कृषि कार्य में लगाने लगे। ठीक ना, वहाँ पे पहले क्या थी, 16वीं शताब्दी में जापान में किसान भी मतलब उसमें हथियार रखते थे, किसान भी हथियार रखते थे, जिससे क्या हो गया था, अराजकता फैलने लगा था, वातावरण माहौल हो गया था। इसलिए क्या किया, इस शताब्दी के अंतिम वर्षों में किसानों से क्या किया, सभी हथियार ले लिए गए, जिस कारण से किसान ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ कृषि पर ध्यान लगाने लगा। दूसरा पॉइंट देखिए, मूल्यवान धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी गई। जो भी मूल्यवान धातु थे उस पर क्या किया गया, रोक लगा दिया गया, निर्यात पे रोक लगा दिया गया। ठीक ना। तीसरा पॉइंट देखिए, व्यक्ति के गुण उसके पद से अधिक मूल्यवान समझे जाने लगे। चौथा पॉइंट देखिए, शहरों में जीवंत संस्कृति का प्रचार होने लगा। बढ़ते हुए व्यापारी वर्ग ने नाटकों और कलाओं को संरक्षण प्रदान किया। 5वां नंबर देखिए, मुद्रा के बढ़ते हुए प्रयोग और चावल के शेयर बाजार के निर्माण से भी जापानी अर्थतंत्र का विकास नई दिशाओं में हुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा सा उत्तर हो गया आपका। अब देखिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन 6ठा नंबर का, धर्म सुधार आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर देखिए, धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव निम्न है। पहला पॉइंट देखिए, धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। दूसरा पॉइंट देखिए, कुछ विद्वानों के मतानुसार धार्मिक आंदोलनों के परिणाम स्वरूप आधुनिक लोकतंत्र का विकास हुआ। तीसरा पॉइंट देखिए, धार्मिक आंदोलनों के परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक क्षेत्रों में स्वतंत्र वातावरण का विकास हुआ। चौथा पॉइंट देखिए, धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप उत्तरी यूरोप प्रोटेस्टेंट हो गया तथा दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप पूर्वतः कैथोलिक बना रहा। 5वां नंबर देखिए, 5वां पॉइंट, कैथोलिक देशों में कला का विकास होता रहा, परंतु प्रोटेस्टेंट देशों में कला की अवनति होने लगी। यानी कि जो कैथोलिक देशों में था ना, कला का तो विकास हुआ, लेकिन परंतु प्रोटेस्टेंट देशों में जो हुआ ना, कला का क्या हो गया, अवनति, यानी कि नीचे चला गया, कम होता गया। और 6ठा नंबर देखिए, 6ठा पॉइंट, धर्म सुधार आंदोलन ने यूरोप में एक नई चेतना को जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप यूरोप ने मध्य युग से आधुनिक युग की ओर कदम बढ़ाया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसानी उत्तर में दे दिए। तो चलिए तुरंत फटाफट आप इस सारा क्वेश्चन को याद कर लीजिए। आप लोगों के पास ज़्यादा समय बचा नहीं। अब 26 जून को आपका लास्ट तैयारी करने का मौका रहेगा आपके पास, क्योंकि 27 जून को तो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसीलिए जल्दी जल्दी सारी तैयारी कर लीजिए। और भी क्वेश्चन इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को करवाया जाएगा, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।